नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। आज एक हमारे जो धर्म मीमांसा के संयोजक हैं और वो स्वयं एक विज्ञान और दर्शन दोनों के विद्यार्थी हैं, जयराज शर्मा। उनकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान इस भाव से करेंगे कि निश्चय ही ये जिज्ञासा समाज में अन्य बहुत से युवा अथवा प्रौढ़ भी जिज्ञासुओं की, वो लोग जो कुछ चीजें जानना चाहते हैं दर्शन या विज्ञान से जुड़ी, उनकी भी जिज्ञासाएं होंगी। तो ये समझकर कि उससे दूसरों को भी लाभ पहुंचेगा, हम ये वार्ता शुरू कर रहे हैं। हाँ जयराज, बताओ भाई, क्या प्रश्न है तुम्हारा? जी, तो सबसे नमस्कार गुरुजी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं हम्म, थोड़ा-सा पहले आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं अपने प्रश्नों को थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दे के आपसे पूछूँ, ताकि मतलब मैं ये प पहुँचाना चाह रहा हूँ कि मैं उस कन्क्लूज़न तक कैसे पहुँचा। हाँ ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ मैं अटक गया हूँ, उत्तर नहीं मिला है। कई ऐसे प्रश्न हैं कि मैंने खुद को ही सैटिस्फाई करने के लिए कुछ-कुछ तो अभी उत्तर बना लिए हैं। हाँ बहुत तो अच्छा। एकदम शुरुआत से शुरू करूँ तो मेटाफिज़िक्स एक शब्द आता है जो कई लोग सुनते भी हैं। मैंने सबसे पहले क्लास 8th में ये शब्द सुना मेटाफिज़िक्स, जहाँ फ़िलॉसफ़ी या प्योर साइंस इन सब में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो मेटाफिज़िक्स जब ये शब्द सुना, तो मैं जानना चाहता था कि ये शब्द असल में है क्या? तो अगर कोई भी हम्म, डेफ़िनिशन अगर जानना चाहेगा तो सिंपल एक डेफ़िनिशन हमें मिलती है कि ये फ़िलॉसफ़ी की ही एक ब्रांच है, जो कि आपको नेचर की रियलिटी जानने में मदद करती है, या एक टूल बनती है कि आप रियलिटी के फंडामेंटल नेचर को समझ पाएँ। तो वहाँ पर फिर मेरे मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्या हमें रियलिटी का नेचर नहीं पता है? क्योंकि रियलिटी हम्म, का अर्थ हम क्या समझते हैं, ब्रह्मांड या जहाँ हम अस्तित्व में हैं उसी को रियलिटी हम बोल रहे हैं। तो हम्म, बहुत ही छोटा, क्योंकि उस समय मैं क्लास 8th-9th में ही था, तो बहुत एक छोटी-सी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी रियलिटी के बारे में, साइंस से जो आती है। हम्म, तो आस-पास देखता हूँ तो समझ आता है कि मैटर है हमारे आस-पास। मैटर एटम्स यानी कि अणु से ही बना हुआ है, और वो एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी ही है। तो सब कुछ एनर्जी है, जैसा कि एनर्जी मास इक्वेशन भी कह देती है आइंस्टाइन की, तो सब कुछ एनर्जी है। तो मुझे ये हम्म, प्रश्न ही समझ नहीं आया कि ये पूरे सब्जेक्ट का फिर अर्थ क्या निकला? जब हमें पता ही है कि सब कुछ एनर्जी है, तो फिर हम हम्म, उस किस रियलिटी के किस असल नेचर को जानने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये हम्म, प्रश्न को का उत्तर ढूँढते-ढूँढते फिर एक अच्छी, जिसे कहूँगा मैं, एनेक्डोट मिला, या एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मिला, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप हुई। कि हाँ वो हाँ। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा बताता हूँ, तो जिनके दिमाग में ये प्रश्न शायद नहीं अभी तक टच किया होगा, वो भी समझ आ जाएगा कि जब हम हम्म, किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम हम्म, उसको देखकर हम बता पाते हैं कि वो मैटर कैसा है, और हम कलर्स में बहुत बात करते हैं कि कोई भी चीज़ लाल कलर की है या हरी है या फिर नीली है। तो वो हम्म, पर्टिकुलर मैटर को वो कलर कहाँ से मिला? तो हम समझते हैं कि लाइट। लाइट वो चीज़ है हम्म, जो असल में किसी भी चीज़ को कलर देती है, या फिर हमें एक सेंसेशन ऑफ विज़न देती है, हम देख पाते हैं किसी चीज़ को। लेकिन हम्म, कोई एक पर्टिकुलर जो मैटर है, क्या वो लाल कलर का है, ऐसा कहना, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? क्योंकि हम्म, बाद में मुझे समझ आया कि लाइट में भी कई सारी वेवलेंथ है, हम तो सिर्फ़ एक विज़िबल रेंज को देख रहे हैं, और विज़िबल रेंज में भी कुछ पर्टिकुलर कलर्स ही हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा और भी हम्म, कई सारी वेवलेंथ्स हैं, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट है, एक्स-रेज़ है, लाइमन है, बामर है, पास्चन, इतनी सारी वेवलेंथ्स हैं। हम सिर्फ़ एक छोटी-सी वेवलेंथ से देख पा रहे हैं, और ये लिमिटेशन हमारी या फिर ब्रह्मांड की नहीं, ये लिमिटेशन हमारे सेंसेस की है, हमारी आँखों की है। तो फिर एक छोटी-सी हम्म, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि जितना भी हम पर्सीव कर रहे हैं नॉलेज, वो सारी हमारे इंद्रियों से कर रहे हम्म, हैं, हमारे सेंसेस से कर रहे हैं। और ये हम्म, लिमिटेशन हमें बाँधती है कि हम रियलिटी के नेचर को नहीं जान पा रहे हैं। ये मेरी वो हम्म, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और मुझे समझ आया कि इसलिए हमें मेटाफिज़िक्स की आवश्यकता है। तो फिर मेरे हम्म, दिमाग में प्रश्न आया कि वो रियलिटी का असल नेचर क्या है, जिसको मेटाफिज़िक्स जानने का अभी तक प्रयास कर रहा है और शायद उत्तर तक नहीं पहुँचा है। क्योंकि जैसे मैंने कलर की ही बात की, तो एक व्यक्ति, जैसे हम माने कि जिसकी आँखें नहीं है, जो देख नहीं पाता है, उसके लिए हम्म, कलर का आइडिया भी मतलब एग्ज़िस्ट नहीं करता है। उसे हम कैसे समझाएँगे कि रेड कलर कैसा होता है? उसके लिए रेड कलर का कोई अस्तित्व नहीं है अपने आप में। वैसे ही बिल्कुल। हमें अगर बोलें कि किसी एक ऐसे कलर की कल्पना करो जो कि हम अपनी ह्यूमन आई से ना देख पाएँ, क्योंकि और दूसरे जीव हैं जो कि दूसरे हम्म, वेवलेंथ्स को परसीव कर पाते हैं। जैसे कि हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ही दूँ, तो साँप है। साँप अल्ट्रावायलेट को भी, इंफ्रारेड को, माफ़ करना, इंफ्रारेड को भी परसीव कर सकता है। तो उसको पैचेज़ हम्म, में कलर दिखते हैं, वो कलर जो हम नहीं देख पाते। जो चीज़ हमें लाल दिख रही है, वो उसे लाल नहीं, कुछ और रंग की दिखती है, क्योंकि वो इंफ्रारेड से परसीव करता है। तो एक ही हम्म, चीज़ जो कि हर जीव को अलग-अलग दिख रही है, तो उसका असल नेचर क्या है?
वो कैसी है? क्या वो सच में लाल कलर की? ये एक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो फिर ये प्रश्न जो है, जो मैं शुरुआत में पूछा था कि क्या हमें रियलिटी का असल नेचर नहीं पता? तो वो सबसे पहला आता है कि तो शायद नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो अब मेरा वो प्रश्न शुरू होता है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि असल नेचर क्या है रियलिटी का? सबसे पहले तो रियलिटी ही क्या है जिसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी के इतर, और उस रियलिटी का असल नेचर क्या है? जी। देखिए, इसमें जो तुमने अच्छा हुआ विस्तार से प्रश्न किया, नहीं तो हो सकता है हम दूसरे उत्तर से शुरू करते। तो पहले तो मेटाफिजिक्स जो एक डिसिप्लिन है, उसके बारे में तुम तो जानते ही होगे, लेकिन दर्शकों को जानना चाहिए कि फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक वस्तुओं का ज्ञान शुरू में। बाद में वो ये जो फिजिक्स का वर्तमान साइंस का रूप है, ये बाद में आया है। तो फिजिक्स यानी भौतिक भौतिक वस्तुओं को जानना। मेटा मतलब उनसे परे की कुछ चीजों को जानना, है ना। तो जो दिखने वाला दृश्यमान जगत है, उससे परे का अध्ययन मेटाफिजिक्स है। और मेटाफिजिक्स शब्द गढ़ा कब गया? यूरोप में स्वयं फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी डेवलप कब हुई? ये सब हुई है 19th सेंचुरी में, लेकिन इसके शब्द पहले आने लगे 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी से पहले यूरोप में या अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स जैसा कोई शब्द नहीं था। वो लोग बाद में, उनकी आदत है हर चीज को पुराना दिखाने की, तो कहेंगे ग्रीक में अरिस्टोटल ने ये कहा था, वो सब उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो ये 17वीं शताब्दी में रेनेसां के दौरान इन्होंने कहा है। रेनेसां क्या बला है? रेनेसां वस्तुतः है जब उनको दुनिया से संपर्क हुआ, उस समय उनको लगा कि हम बताएं कि नहीं हमारा भी कुछ प्राचीन रहा होगा, तो उसको वो रेनेसां कह रहे हैं। वस्तुतः कहा दो तीन उसके बारे में विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहूदियों ने जो जब ईसाइयत के भयंकर अत्याचार से पीड़ित होकर योजना बनाई, तो उन्होंने सोचा कि हम इनको कैसे भरमाएं, कैसे इनकी मूर्खता से इनको मुक्त करें और थोड़ा बहलाएं भी। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारे तुम्हारे सबके पूर्वज जो है वो पहले ग्रीक लोग थे, यवन लोग थे, और देखो वो मूर्ति पूजा करते थे और उनके ये चित्र हैं। तो शुरू में जो ईसाइयों में से जो भावुक और अच्छे लोग थे, उन्होंने जब वो देखा तो दहाड़ मार के रोने लगे, क्योंकि वो तो वहाँ पुराने उसको सबको ये मानते थे कि पहले अज्ञान था, डार्कनेस थी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई और ज्ञान आया। और सारे देवी देवता जो नॉन क्रिश्चियन है उनसे घृणा करना सिखाया था चर्च ने। अब उनको लगा कि अच्छा हमारे पूर्वज भी इन देवताओं के पूजा करते थे और उनका बड़ा ज्ञान था। तो एक कहा माना जाता है कि यहूदियों की योजना से हुआ। और दूसरा विचार ये है कि जब उन्होंने भारत विशेषकर, और फिर वो जोड़ देते हैं, एक ये भी बात है, इन लोगों की जो मॉडर्न यूरोपियन लोग हैं, इनकी दो प्रवृत्तियां हैं। एक तो जिज्ञासा है, सचमुच जानना चाहते हैं कि क्या है, और दूसरे उसको छिपाना, यानी जो उनका सोर्स है उसे वस्तुतः नहीं बताना, क्योंकि उसमें उनकी अपनी हिरकी लगती है। इसलिए जो कुछ उन्होंने भारत से सीखा, उसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य तक तो वो जोर शोर से कहते रहे कि हमने ये भारत से सीखा। जर्मनी में सबसे पहले कहा गया कि संस्कृत के ग्रंथों से सीखा, फिर और लोगों ने भी कहा। लेकिन जैसे जैसे उनको सफलता मिलती गई, मतलब कुछ जागीरों को लूटने में भारत में तथा दूसरी जगह, और झूठ बोलने के कारण वो अगर एक जागीर लूटते थे तो पूरे इलाके को कह देते थे कि हमने जीत लिया। तो जैसे बंगाल और मद्रास में पहले तो कह दिया भारत में हमारा कंपनी का शासन हो गया, झूठ बोलते थे। तो उसी तरह उन्होंने जो कुछ यहाँ से सीखा था उसकी बड़ी तेजी से अपने यहाँ कॉपी की, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा उसका नकल बना के, और कहने लगे कि ये हमने ग्रीस से सीखा है। वस्तुतः भारत से ही वहां सीखा था, क्योंकि अभी भी मेटाफिजिक्स की जब भी बात यूरोप में होती है तो वो सबसे पहले हिंदू दर्शन, विशेषकर उपनिषद दर्शन शुरू करते हैं और बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। तो एक तो उनमें सत्य की जिज्ञासा है और सत्य को छिपाने की प्रवृत्ति भी है। दो तरह का है। जिज्ञासा इसलिए है कि अपने जान गए हैं कि हमने जो कुछ क्रिश्चियनिटी में सीखा था वो अज्ञान और मूर्खतापूर्ण है, तो उससे ऊपर आगे बढ़ने की इच्छा सचमुच है। और छिपाते ये हैं कि उन्हें इतना लज्जास्पद लगता है अपना अतीत कि वो सोचते हैं कि हम सब कुछ को ये बता दें कि नहीं ये भारत में से पहले हमारे यहाँ ही था। इसीलिए उन्होंने संस्कृत भाषा को कह दिया कि ये तो यूरेशिया की भाषा है, कहीं भारत की भाषा न सिद्ध हो। वेदों की भाषा कह दिया नहीं ये तो संस्कृत से पहले की वैदिक संस्कृत है, ये और पहले यूरोप की है। ये नहीं बताते कि अगर वैदिक संस्कृत और संस्कृत यूरोप का है तो वहां क्यों उसका अस्तित्व नहीं है, और सारे उसके शास्त्र भारत में ही क्यों सुरक्षित हैं। तो इस सुसंगति की वो चिंता नहीं करते, बड़े ठीक भी हैं इस अर्थ में। तो जिज्ञासु भी हैं और झूठ बोलने में ठीक भी हैं। तो मेटाफिजिक्स शब्द वहां से चला।
तो चूंकि मेटाफिजिक्स का वास्तविक उद्गम स्रोत भारत है, इसलिए उपनिषद सबसे बड़े उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं, और इसके बाद बौद्ध दर्शन से भी उन्होंने देखा। तो रियलिटी शब्द तभी आया। पहले तो वो समझते नहीं थे कि कुछ और भी है, वो तो मानते थे कि जो कुछ है, जो दिखता है, जो पदार्थ है, वही रियलिटी है। और इससे परे एक स्पिरिचुअलिटी है, जो एक तरह का भाव है कि आस्था उसमें ले आना है कि सातवें आसमान पे गॉड बैठा है वगैरह वगैरह, अभी विषयांतर हो जाएगा। तो एक विचित्र चीज जो जिसमें कहा गया था कि इसमें बुद्धि मत लगाओ, तर्क मत लगाओ, सोचो मत, बस उस पर फेथ ले आओ, ईमान ले आओ, उसको मान लो, तो वो बुद्धि से परे का है। और वो रियलिटी से परे वो एक, उसको पहले तो गॉड ही कहते थे, फिर बाद में जब दर्शन आया तब उसके लिए बहुत से और शब्द रचे गए। तो अपनी इस संसार की रियलिटी के विषय में शंका उन्हें हुई भारत के संपर्क में आने पर, जिसे वो कहते हैं कि ग्रीस के संपर्क में, क्योंकि वस्तुतः ग्रीस भी यवन प्रांत के रूप में पहले भारत का ही अंग था, तो वो तो झूठ बहुत बोलते हैं। खैर, तो जो तुम्हारा मूल प्रश्न है कि रियलिटी क्या है, तो मुख्य बात यह है कि रियलिटी के प्रति जिज्ञासा तभी शुरू होती है जब मनुष्य में इतनी तीक्ष्ण बुद्धि आ जाए, या कम से कम इतना सूक्ष्म विश्लेषण आ जाए कि जो कुछ दिख रहा है वही सत्य नहीं है, उससे परे का भी कुछ सत्य है ना। तो जैसे कि इंद्रियों से जो दिखता है, आंख से दिखता है, हाथ से स्पर्श से दिखता है, सूंघने पर पता चलता है, चखने पर, पांचों इंद्रियों से जो सेंसेस से जो पता चलता है, वो तो सत्य है ही, पर वो पर्याप्त सत्य नहीं है, शायद उससे परे भी कुछ सत्य है। तो इस तरह मेटाफिजिक्स शब्द का प्रचलन हुआ। तो ये बहुत ही अर्वाचीन शब्द है, कहाँ? यूरोप में। और भारत में तो अत्यंत प्राचीन काल से, वैदिक काल से तो मेटाफिजिक्स नहीं है, वो तो तत्व ज्ञान या विज्ञान कहते थे उसे। हमारे यहाँ विज्ञान का यूरोपियन साइंस नहीं होता, मूल सत्ता को जानना, परम सत्ता को, उसे विज्ञान कहते हैं, यानी परमेश्वर को और आत्मा। तो रियलिटी क्या है? तो रियलिटी अगर आधुनिक शब्दावली में ही बोलें तो फिर सारी रियलिटी जो है वो सापेक्ष है, जो आइंस्टाइन ने अंत में कहा है ना। क्योंकि एक रियलिटी जब दूसरी रियलिटी के सामने रख के देखते हैं तो वो थोड़ा छाया से भरी हुई, या थोड़ा अवास्तविक, या थोड़ा मनोभौतिक दिखने लगती है कि उसमें कुछ साइकिक मन का भी मामला है और भौतिकता का भी। तो ऐसा रियलिटी के बहुत सारे स्तर हैं। रियलिटी का ये स्तर कहाँ से ज्ञात होता है? जितनी चेतना विकसित होती जाएगी ध्यान आदि के द्वारा, साधना के द्वारा, उतना ही आपको सूक्ष्म दिखता जाएगा। अथवा वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा भी, जब आपने देखा कि भाई पदार्थ का मूल कण क्या है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है वो देखा, फिर और मूल द्रव्यों की खोज में जब गए तो उसमें जो उनको वेव पार्टिकल्स मिले, जो भी मिला, तो वो उनको लगने लगा कि क्या रियलिटी है। वो मैटर जो हम देखते हैं कि उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स और एटम जो है वो रियलिटी है, कि अब उसके भीतर भी ये सब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वो रियलिटी है, कि वेव पार्टिकल्स की रियलिटी क्या है। तो रियलिटी के प्रति जिज्ञासा ऐसे हुई कि जो दिखता है, जो दृश्यमान जगत है, उस दृश्यमान जगत का भी यथार्थ वह नहीं है जो हम सामान्य भौतिक जीवन में समझते हैं। कि हमको लगता है कि, जो तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि जब बाद में विज्ञान में और विकास हुआ तो उन्होंने एक तो रंगों का जो देखा, फिर रंगों के बारे में जब यह भी पता चला कि एक जैसे गुलाब की पंखुड़ी है, तो वो गुलाब की पंखुड़ी भी बहुत ही सूक्ष्मता से देखें तो व्यक्तियों को अलग अलग, उसका मोटे तौर पे एक रंग दिखेगा, लेकिन ज्यादा ये देखा जाता है कि कुछ लोगों की आंख में कुछ अलग सामर्थ्य होती है, उनको थोड़ा सा अलग दिखेगा। अथवा उनका बैकग्राउंड, अगर वो निग्रो हैं, अथवा जर्मन है, या फ्रेंच है, या स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, तो उनके परसेप्शन में थोड़ी सी भिन्नता होगी। तो ये जब वहां पता चला कि न केवल स्पेक्ट्रम जो है वो भी ऐसा नहीं है कि बस स्थिर ही है, उसमें भी बहुत से शेड्स हैं, बहुत से भेद हैं। तो उनको शंका होने लगी कि भाई रियलिटी के बहुत से सूक्ष्म स्तर हैं। तो एक अर्थ में रियलिटी का कोई एक अर्थ नहीं है। रियलिटी का एक अर्थ यह है कि यथार्थ वस्तुतः क्या है, तत्वतः क्या है ना। लेकिन अंत में उसका निष्कर्ष यही है कि वो सापेक्ष भी है और बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। केवल एक आयाम में जो रियलिटी है, दूसरे आयाम में जाके वो शेडो दिखने लगती है, या थोड़ा धूमिल दिखने लगती है, या इमेजिनेशन दिखने लगती है अपने ही इंद्रियों की। तो ऐसा है कि चेतना के स्तर के अनुरूप रियलिटी के विविध स्तर होते हैं।
आगे प्रश्न करो। जी। हम्म। तो हम्म। आपने जैसे चेतना के स्तर की बात बोली कि सभी जिस तरीके से परसीव करते हैं रियलिटी वो उनके चेतना के स्तर पर डिपेंड करता है और उसमें भी सभी के अलग-अलग ऐसे परसेप्शन है चेतना के स्तर पर। तो क्या एक ऐसी यूनिवर्सल रियलिटी हो सकती है जो कि हमारी इंद्रियों से या एक ऑब्जर्वर से अफेक्ट ना होते हुए एक एक कंप्लीट जिसे कहेंगे एक यूनिवर्सल अपने को परसेप्शन दे कि ये इस लेवल पर जाके ये यूनिवर्सल हो जाएगा, सबको यही दिखेगा, कोई भी जीव है, अगर उसकी चेतना का स्तर कुछ सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, तो फिर कहेंगे कि ये है असल रियलिटी जो कि यूनिवर्सल है, यानी सबके लिए सिमिलर है। इस पर ऑब्जर्वर का कि वो कौन उसको परसीव कर रहा है, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ऐसी कोई रियलिटी एग्जिस्ट कर सकती है? ये थ्योरेटिकली तो एग्जिस्ट करती हैं, सिद्धांतता है तो ये माना जाता है कि ऐसी एक रियलिटी है जो यूनिवर्सल है और निरपेक्ष सत्ता जिसे कहेंगे ना, कि सब किसी भी तरह के सापेक्षता से मुक्त है। लेकिन उसके विषय में अलग अलग मत हैं। पहली बात तो यह है कि जो निरपेक्ष सत्ता है, कोई ऐसी रियलिटी जो सब सारे ही अपने परसेप्शन के मतभेदों से, डिफरेंसेस से अलग है, सचमुच जो है और बस वही है, तो वो रियलिटी है। हमारे यहाँ उसको ब्रह्म कहा गया है, परम सत्ता के रूप में। लेकिन वो रियलिटी कौन देख सकता है? जो पहले तो चेतना की इतनी साधना कर ले कि जो कुछ भी उसे दिख रहा है उसको वो समझ ले। पहले ये देखे कि ये हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है, हमारा इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट है। फिर इनको कैसे शांत करके ये देखना कि ये देखने की प्रक्रिया क्या है, हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, हमारी सेंसेस कैसे देखते हैं, माइंड कैसे देखता है, इंटेलेक्ट कैसे देखती है। जब ये देखने लगे, इनसे परे जाएं, तो वो दिख सकता है। तो और तो कोई अभी की जो साइंसेज हैं, यूरोपियन साइंसेज, उसमें कोई एब्सोल्यूट रियलिटी को थियोरेटिकल हाइपोथेसिस तो हो सकती है, सैद्धांतिक परिकल्पना तो की गई है कि है, लेकिन उसको सचमुच देखने वाले लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं जो कहें कि हाँ हमने इस अच्छा। प्रक्रिया से, हाँ इस प्रक्रिया से एब्सोल्यूट रियलिटी को देखा है और कोई भी देख सकता है। जैसे साइंस में बाकी माना जाता है कि भाई खोज तो वैज्ञानिक ने कर दी, लेकिन इसके बाद कोई भी परीक्षण कर सकता है कि ऐसे होगा, अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। इसमें भी यही है, लेकिन इसकी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी जटिल हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए लोग इसको नहीं समझ। वैसे इसमें भी यही है कि अगर आप चित्त की चेतना का स्तर ऐसा कर लें तो कोई भी देख सकता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भारत से बाहर के देशों में ऐसे बहुत से लोग हुए नहीं, और भारत में तो छोड़े लोग, भारत में भी छोड़े ही लोग हैं, तो चूंकि ऐसे लोग बहुत नहीं हैं, तो इसलिए दूसरे लोग एक कयास या अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये संभव है। और वो भी लगा, कयास और अनुमान के स्तर पर भी संभव विकसित वैज्ञानिक या दार्शनिक ही लगाते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। यह है कि श्रद्धा से वो सुन रखा होगा कि परम ब्रह्म है, जैसे हिंदू अगर है सुन रखा होगा। लेकिन वैसे उसका समझ सकने वाला कि अच्छा कोई एब्सोल्यूट रियलिटी भी है, उसके लिए भी चेतना का एक काफी उच्च स्तर चाहिए। और उस उच्च स्तर के भी लोगों ने, बहुत लोगों ने तो नहीं देखा है। जैसे यूरोप में कोई ऐसा दावा तो नहीं कर सकता कि हमने एब्सोल्यूट रियलिटी को इस प्रक्रिया से देखा है, और कोई भी इसे देख सकता है। जैसे तथागत भगवान बुद्ध ने ये कहा कि भाई, उन्होंने सदा यही कहा कि देखिए मैंने इस प्रक्रिया से सारे चित्त के क्लेशों को पार किया, देखने में जो चीजें बाधाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनको पार किया, अविद्या को पार किया, और उसके बाद ऐसे हमको संबोधि प्राप्त हुई। उन्होंने सदा यही कहा कि मुझे जो बोध प्राप्त हुआ, क्योंकि अब तो ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते, लेकिन जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि गौतम बुद्ध, जो बुद्ध जिसे कहा जाता है, तो बुद्ध किसी का नाम नहीं है। और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि बुद्ध कोई नाम नहीं है, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। तो बुद्ध एक तरह का विशेषण है, या चेतना का वह स्तर है जब आप वहां प्राप्त कर लें, ये बुद्ध ने स्वयं कहा है। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध चेतना के उस स्तर को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की संज्ञा है, जिसे हमारे यहाँ योगी कहते थे, जिसे कहेंगे कि वो असंप्रज्ञात समाधि को भी पार करके जब उसका चित्त जो है वो धर्म में एक समाज में स्थित होगा, तो वो देख सकता है। तो वो तो प्रक्रिया निश्चित है। बुद्ध ने बताया, हम इस, उन्होंने यही कहा कि मैं इस मार्ग से ऐसे ऐसे गया हूं, अगर कोई चाहे तो वो स्वयं भी जा सकता है।
लेकिन उसका अवलंबन कितनों ने किया, ये तो जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि शायद थोड़े ही लोगों ने किया होगा। बौद्धों में भी सबने उसको देखा, ऐसा दावा नहीं किया है। बोध ही हमको प्राप्त हुई, ऐसा किसी बौद्ध ने दावा नहीं किया है। वो भगवान बुद्ध का या सिद्धार्थ बुद्ध का ही गुणगान गाते थे कि उनको बोधि हुई थी। लेकिन किसी अन्य बौद्ध ने ये दावा तो नहीं किया कि हमें भी बोधि प्राप्त हुई है उस रास्ते को अपना के। और हमारे योग दर्शन में तो खैर योगियों का है कि बहुत सारे योगियों को साक्षात्कार हुआ, तो वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। लेकिन संसार के स्तर पर भी कह सकते हैं कि रियलिटी को एक सीमा तक तो सब लोग इतना जान ही सकते हैं कि जो सेंसेस से दिखता है, इंद्रियों से, वो रियलिटी नहीं है। उससे परे की भी कोई रियलिटी है, तो उसको साइंसेस जो बताती हैं तो उतना ही मनुष्य जान पाता है। जो वैज्ञानिक खोज होती है उसे बताते हैं कि साहब, पहले उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पदार्थ जो दिखता है, मैटर, वो रियलिटी है। फिर कहा नहीं नहीं, इसके भीतर वो भी है, मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी हैं। जो जो कहते जाते हैं वो लोग जान जाते हैं कि अच्छा ये रियलिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रियलिटी है। फिर दिखा दिया कि सब वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग भी होते हैं, उनके ये परिणाम भी निकलते हैं, तो फिर वो उसको रियलिटी मानते गए। तो ऐसा है। जी, ये जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न साइंस की, और इसी पर मेरा अगला प्रश्न था कि मैं ये समझने का प्रयास कर रहा था कि एकदम से ये चीज़ रुक कैसे गई? क्योंकि पहले हम देखते हैं तो जैसा आपने बताया मेटाफिज़िक्स बहुत रिसेंट का है और वो समझ भी आता है, क्योंकि न्यूटन के बाद तो इनका क्लासिकल मैकेनिक्स का आइडिया शुरू होता है, उससे पहले तो ये जो कर रहे थे वो तो साइंस भी नहीं कहेंगे। तो हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अंदर तक नहीं थी, सिर्फ़ मैकेनिकल मैकेनिक्स पर थे ये, यानी कि हाँ मशीनों तक समझ सकते हैं। तो रियलिटी को समझना या क्वांटम लेवल पर जाना, ये तो बहुत इनके लिए डिफिकल्ट था। ये तो मैक्स प्लांक के आने के बाद 19वीं सदी में ये चीजें बिल्कुल। शुरू हुई। हाँ और हाँ वहां पर फिर मैं देखता हूँ तो कई सारे साइंटिस्ट आए जो कि ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा उपनिषद जैसी हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट भी देते हैं, जैसे श्रोडिंगर खुद कहता था कि आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। हाइजेनबर्ग भी कुछ हाँ ऐसा सिमिलर बोलता था। तो ये, और वो उपनिषद जब यदि कोई पढ़ेगा तो समझ भी आएगा कि हाँ, क्यों वो वहां जाता था प्रश्न पूछने के लिए। और फिर वहां से मेरा दिमाग में ये बात आई कि उस समय जब ये सब लोग ये ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि अपना जो क्लासिकल वर्ल्ड है, इससे कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक प्रॉब्लम थी जो सब फेस कर रहे थे और इवन आज भी वो फेस कर रहे हैं। वो है, उनकी भाषा में बोले तो कॉन्शियसनेस। वो क्वांटम लेवल पर जाके कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करते रहे, थ्योरी बन गई है काफी सारी। तो फिर एक कल्पना की गई कि एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी आएगी भविष्य में, जो कि यूनिफाई कर देगी दोनों चीजों को। तो कॉन्शियसनेस पर वो अटक जाते हैं वहां पर जाके। तो मुझे ये प्रश्न आया कि एक एक बीच में वो समय आया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास, फर्स्ट सेकंड के बीच में, जब खूब काम हो रहा है, दुनिया भर के साइंटिस्टों के नाम पढ़ने को मिलते हैं, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, डेरेक पॉल और वगैरह वगैरह, सब लोग इसी चीज को जानने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब एकदम से गैप कैसे आ गया? एक तो पहले ये मेरे दिमाग में आया, तो एक ऐसे ही पढ़ते पढ़ते शायद मैंने ऐसे समझा कि ये तो रीजन नहीं है। हाँ तो मैं वो रीजन एक बार आपको बता दूं कि मुझे क्या समझ आया, कि और फिर क्या ये मेरा कंक्लूजन सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं, या वेस्टर्न जो एक आइडिया है किसी भी चीज को समझने का, वो इंद्रियों तक तो सीमित है उनका। लेकिन इंद्रियों में भी कैसा है कि वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, उसमें प्रयास करते हैं कि इंद्रियों की ही पावर बढ़ा ली जाए। जैसे अगर उन्होंने टेलीस्कोप बनाया या माइक्रोस्कोप बनाया, तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप अपने आप में कुछ नहीं है, वो आपकी इंद्रियों की पावर बढ़ा रहा है, अपनी आंख की पावर बढ़ा रहा है। अ, तो उनकी जो लेबोरेटरी है वो बाहर एग्जिस्ट करती है, उस लेबोरेटरी में कुछ बना के वो शरीर को ही और पावरफुल बना लेना चाहते हैं, ताकि वो और सूक्ष्मता तक देख पाए। लेकिन फिर हाँ जब हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं, तो वहां पर कपिल मुनि ने जैसे बताया है एक कसौटी सत्य तक पहुंचने की, या कि सत्य को कैसे जाने, तो उसमें वो अलग अलग बातें बताते हैं। फिर जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें समझ आता है कि, मतलब उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लेबोरेटरी बाहर नहीं, लेबोरेटरी इस शरीर के अंदर है, और इस शरीर पर काम करके इसको पावरफुल बनाया जा सकता है, ताकि ताकि रियलिटी तक पहुंच सके। तो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि वेस्टर्न साइंस बाहर लेबोरेटरी देखता है और फिर टूल्स बना के शरीर को पावरफुल बनाना चाहता है, और वहीं भारतीय दर्शन में इस शरीर को ही लेबोरेटरी माना गया है? नहीं, ये अंशतः सही है कि पहले यही था। और मतलब जब शुरू में जैसा तुमने बताया, न्यूटन वगैरह का सब तो मैकेनिक वही था, यांत्रिक ही सब। पृथ्वी को, प्रकृति को भी यांत्रिक नियमों से संचालित मानते थे। उसी की नकल में इन्होंने राजनीति और समाजशास्त्र में भी वही सिद्धांत रख दिए जो उनके ऑब्जर्वेशन थे।
कि अगर ऐसे ऐसे बदला जा सकता है समाज को वगैरह। लेकिन बाद में जब उनका मॉडर्न साइंस खासतौर से मैक्स प्लैंक के बाद फिर धीरे धीरे जब क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुई, फिर उसका और भी विकास हुआ जिसे न्यू साइंस कहते हैं, तो जो बाकी के दार्शनिक आए हैं तो उनको तो ये पता ही है ना कि चेतना के बहुत सूक्ष्म स्तर हैं और पदार्थ के भी मूल स्वरूप, आखिर जो जिन्हें उन्होंने गॉड पार्टिकल कहा, वो वस्तुतः तो गॉड पार्टिकल तो ऐसे एक लोकप्रिय नाम है, असल में तो वो एक सूक्ष्म कण है हाँ, जिसका उन्होंने वो दो हिग्स बोसॉन। वैज्ञानिकों को हाँ जी, नाम हिग्स दिया। बोसॉन। वो वो भी दो आदमियों का है ना, हिग्स बोसॉन, वो भी जी, कोई जी। उसका वास्तविक हाँ, नाम तो नहीं, दो जी, जी। वैज्ञानिकों का नाम मिला के कह दिया। तो ये तो उन्हें पता चल गया ना भाई, एक तो नाम कितना नकली है ये वैज्ञानिक तो जानते ही हैं कि जो अभी अभी हुआ है हिग्स बोसॉन, माने दो वैज्ञानिक बोस जी और वो हिग्स, उनको मिला के आप हुँ, नाम दे रहे हैं। तो वहां भी वो मूर्खता है कि पदार्थ तो मिल रहा है या तत्व तो मिल रहा है, रियलिटी का रूप मिल रहा है नया, और नाम उसे बहुत ही स्थूल किस्म के दे रहे हैं, क्योंकि हिग्स और बोसॉन दोनों तो स्थूल व्यक्ति हुए ना, बोस भी और वो भी। तो उनकी स्थूलता इससे प्रकट होती है कि वो नाम भी स्थूल देते हैं, यानी कायदे से उन्हें कोई चेतना से संबंधित संज्ञा देनी थी। पार्टिकल जो आया उसको कुछ भी कहते, डिवाइन कॉन्शसनेस या कुछ भी कहते, वो नहीं कहा, हिग्स बोसॉन पार्टिकल कह दिया, और बेवकूफों की तरह क्रिश्चियन सेंस में गॉड पार्टिकल कह दिया। गॉड पार्टिकल कैसे मिलेगा? तो ये तो है, लेकिन जब ये जो न्यू साइंस डेवलप हुई, इसमें ये तो उन्हें पता चल गया ना कि भाई वेव पार्टिकल्स हैं, कॉन्शसनेस है, स्वयं पदार्थ में चेतना है। एक स्तर पर पदार्थ कब तरंग कणिका बन जाता है, कब तरंग कणिका पदार्थ बन जाती है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है, ये वो स्वयं तय करता दिखता है ना। तो उनमें एक कॉन्शसनेस है, ये तो आया। जब कॉन्शसनेस होने का भाव आया तब उनमें एक रहस्यवाद सा आ गया जिसे कहेंगे, और इसीलिए वो सब के सब भारतीय दर्शन की ओर मुड़े। तो उसमें से ज्यादातर ने फिर वेदांत की शरण ली या उपनिषदों की शरण ली, तो उसके बाद तो वो भौतिकतावादी उस अर्थ में नहीं रह गए। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके बाद ये रुक कैसे गए। तो रुकने का कारण ये है कि सारा ही जो साइंस का डेवलपमेंट है ये स्टेट की फंडिंग से हुआ। चर्च ने तो कभी फंडिंग की नहीं, चर्च तो साइंस के विरोध में था यूरोप में, स्टेट की फंडिंग से हुआ। लेकिन स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो मैकेनिकल जो कॉन्सेप्ट था ना न्यूटोनियन मॉडल का, उसी से चल रहे हैं ना। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है तो स्टेट है जो मानता है कि हम नागरिकों को नियंत्रित कर सकते हैं और उनकी किसी दिशा विशेष में मोड़ सकते हैं। तो संपूर्ण विश्व में, विशेषकर यूरोप और अमेरिका में, जो राज्य और राजनीतिक संस्थाएं हैं उन्होंने ही साइंस को फंडिंग की। वार के समय फंडिंग इसलिए की कि साहब हमको युद्ध में ज्यादा क्षमता मिले और हम जीत जाएं। वार की फंडिंग के बाद जो साइंस में डेवलपमेंट हुआ वो अद्भुत हुआ, वो किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता था, स्टेट्समैन को पता ही नहीं था। जैसे धरती के नीचे, समुद्र के नीचे जो उन्होंने खोजा, आकाश में जो खोजा, बड़ी रहस्यमय चीजें उनके उनको तब तक तो पता नहीं था। जर्मनी ने सबसे पहले खोजा, फिर अन्य देशों ने भी, तो वो तो चकित रह गए कि ये संसार तो क्या अद्भुत है, हमें मालूम ही नहीं था। तो उससे उनको शक्ति भी मिली, लेकिन ये भाव भी आया कि हम संसार को बहुत कम जानते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं उनको तो ये समझ में आ गया कि चेतना के बहुत तल हैं और जो रियलिटी है वो मल्टी डायमेंशनल भी है और अभी बहुत दूर है उसके मूल स्वरूप को जानना उनके लिए। लेकिन सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उन्होंने एक इक्वेशंस बन गए, दुनिया अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के नियंत्रण में आ गई, उसके बाद समस्या ये आ गई है कि स्पेस में जाना, अंतरिक्ष में जाना, मंगलयान में जाना, चंद्रमा में जाना, ये तो एक बाहरी अपने युद्ध की तैयारी करने के अर्थ में है सब। दवाएं भी युद्ध के प्रयोजन से ही ज्यादातर की गई कि हम अपने सैनिकों को स्वस्थ रखें, विरोधी को बीमार कर दें, ये सब जितने भी इंजेक्शन चल रहे हैं कोविड सहित, तो वो विरोधी को मार डालो और अपने को शक्तिशाली बनाओ, इसी भौतिक रूप से शक्तिशाली, चेतना की दृष्टि नहीं, इसी के लिए बन रहे हैं। इस अर्थ में तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन वैसे वो केवल शरीर को नहीं, मन को भी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उनके यहाँ ऐसे बहुत से लोग थे और सोवियत संघ में तो विशेषकर इसमें शक्ति लगाई गई। मैंने अखंड ज्योति में उस पर बहुत से लेख लिखे थे, तो उसमें ऐसे बहुत से प्रयोग हो रहे थे जो ये देखते थे कि
अगर आपको क्रोध आया तो आपके पेट में क्या रिएक्शन होता है, तो फिर वो दिखाते थे कि आंतों का खून तेजी से दौड़ने लगता है और वो विक्षोभ पैदा होता है। किसी भी मनोभाव का चित्त में क्या प्रभाव पड़ता है, इस सबके तो प्रयोग जबरदस्त हुए ना सारी दुनिया में। तो इससे वो शरीर से बाहर तो गए कि मन के भाव का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ये तो अब सारे विश्व में स्वीकृत है। इसके बाद फिर बुद्धि का भी उन्होंने चमत्कार देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में ऐसे बहुत से लोग थे, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक उन्होंने तैयार किए जो कि जिसमें से ये चला है ना आजकल बहुत दूरदर्शन, दूरश्रवण, यानी आप यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर का देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको डेवलप किया। तो वो केवल उस अर्थ में तो तुम्हारी बात ठीक है कि वो भी सुनने या देखने यानी आंख या कान का ही है, क्योंकि बहुत दूर बैठी कोई चीज देख लें। लेकिन उस समय उन्होंने ये प्रयोग भी किए कि उनके पास दोनों ही खेमों में, जिसको दुनिया में बताया नहीं गया लेकिन अब तो आने लगा है बहुत कुछ, दोनों ही खेमों में ऐसे वैज्ञानिक थे जो शत्रु के, विशेषकर शत्रुओं का जो सेनापति है या मुख्य राष्ट्रपति है, उसके मन का भाव जानने की कोशिश करते थे और कभी सफल भी हो जाते थे। तो इस प्रकार वो मन की शक्ति तो उन्होंने बहुत जानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। सोवियत संघ में भी ऐसे बड़े वैज्ञानिक थे, जर्मनी में भी और पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी, और अभी भी हैं। ये लोग उसको छिपाते हैं क्योंकि उसके तथ्य बड़े इनके विरुद्ध जाते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो इन्होंने लगातार फंडिंग की कि ज्यादा से ज्यादा जानो। तो उसमें जानने के क्रम में मन और बुद्धि के विषय में भी, और अतीन्द्रिय शक्ति जिसे शब्द वहां चला ना, तो जो उनको इंद्रियों से परे की शक्ति की बात तो होने लगी ना विज्ञान में भी, अतीन्द्रिय शक्तियों की, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये सब शब्द तो आ ही गए। और फिर ये जो आविष्कार हुए हैं जिनसे हम तुम बात कर रहे हैं, और पहले आकाशवाणी वाला जो मतलब वो सब हुआ, रेडियो आया, फिर ये आया, तो इससे ये तो पता चल ही गया ना कि ऐसी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दिख कुछ नहीं रहा, और वहां तुम्हें सुनाई पड़ रहा, और दूसरे भी करोड़ों लोगों को सुनाई पड़ेगा। यानी ये सूक्ष्म तरंगें जो जा रही हैं वो सब जगह व्याप्त हैं, तब तो वहां ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो ये सब पता तो चल ही गया। तो ये तो बहुत वैसा रहस्यमय है ना। करे शब्द यहाँ शायद इस समय भी पता नहीं, यहाँ हो सकता है कि देवता भी यहाँ से जा रहे हों पर हमें नहीं दिखते। तो ये बातें वहां होने लगी हैं साइंस में भी, इसीलिए उसमें ज्यादातर बड़े वैज्ञानिक भारत में आते हैं। लेकिन फिर उसमें प्रगति जो रुक गई है, जो तुम्हारा सबसे क्रुशियल, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो ये है कि उसमें प्रगति क्यों रुक गई है। तो प्रगति इसलिए रुक गई है कि स्टेट फंडिंग इस काम के लिए अब अधिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो वही 19th सेंचुरी वाला मैकेनिक जो मैकेनिक सिस्टम था, या ये कह लो कि जो प्रकृति और यूनिवर्स के विषय में जो यांत्रिक धारणाएं थी उसी से बना है। अगर उस यांत्रिक धारणा को तजते हैं तो अभी की सारी सत्ता का स्वरूप बदल जाएगा, जो कोई तैयार नहीं है ना। सोवियत संघ सबसे पहले उसका शरीर को और संपूर्ण समाज को और प्रकृति को यांत्रिक मानने की धारणा से गठित सबसे शक्तिशाली शासन था। तो उसमें तो उन्होंने क्या सोचा कि नागरिकों के मन को, बुद्धि को, सबको हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए जासूसी का जाल बिछा दिया। केवल मनुष्य जासूस नहीं बल्कि छोटे छोटे जो बग्स हैं, बहुत से उपकरण यहाँ लगा दिए। आप रात को क्या बोल रहे हैं हमें सुनाई पड़ता। टोटल कंट्रोल कर लिया। जब टोटल कंट्रोल कर लिया तो उनको लगा कि अब सदा सदा के लिए हमारा शासन रहेगा, स्टालिन लेनिन का। लेकिन फिर वो टूट गया। तो फिर ये समझ में आया कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा स्पेस है, चेतना है, एक इनर स्पेस है, जहां कोई भी बाहरी नियंत्रण काम नहीं करता। क्योंकि सोवियत संघ से ज्यादा नियंत्रण तो संभव नहीं है। अधिकतम जो नियंत्रण संभव है वो सोवियत संघ ने किया। चीन ने उतना नहीं किया, उसने सीधे मारना शुरू कर दिया विरोधियों को। सोवियत संघ में भी बहुत हत्याएं हुई पर चीन में उससे भी ज्यादा हुई। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा स्पेस है, इनर स्पेस है चेतना का, ऐसा आकाश है, चिदाकाश जिसे हमारे यहाँ कहते हैं। तो चिदाकाश पर बड़े से बड़े शासन और बड़ी से बड़ी भौतिक सत्ता का नियंत्रण नहीं है। इतना तो समझ गए। सोवियत संघ उसी से विकसित हुआ, चर्च उसी से विकसित हुआ। चर्च भी बहुत कठोर नियंत्रण रखे था मनुष्यों के जीवन में। तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कब उठोगे, पत्नी से कब मिलोगे, बच्चे कब पैदा करोगे, कौन सा बच्चा वैध है, कौन सा अवैध है, दुनिया भर की बकवास, वो सब फेल हो गया। लेकिन उसके बाद जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो तो वही मैकेनिक वाला है ना, कि
राज्य जो है, चर्च की जगह तो राज्य आ गया, लेकिन राज्य सब पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो विज्ञान जहां तक पहुंचा उसके अनुसार तो कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे आप एंट्रोपी का सिद्धांत लें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें भी यही है कि आपने बहुत ऑर्डर किया तो एक हिस्सा ऊर्जा का ऐसे निकलेगा जो आपके ऑर्डर से परे है। व्यवहार में भी हाँ, यही डिसऑर्डर की ओर पड़ेगा। जी। है ना? लॉ ऑफ एंट्रोपी जो है वो यही है, हम्म। लेकिन व्यवहार में भी यही है कि राज्य कितना भी शक्तिशाली हो वो नियंत्रण नहीं कर सकता। तो नतीजा ये है कि इन्हें राज्य का ढांचा बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? क्योंकि जो शासन में है वो कोई साधक नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है, वो कोई रियलिटी के खोजी भी नहीं है। उनको रियलिटी पियलिटी से ज्यादा मतलब नहीं, भाई हमारी पावर बनी रहे, तो वो इसको फंडिंग नहीं कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को इसके आगे की फंडिंग यूरोप में नहीं हो रही है। भारत में तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भारत में तो जो उनकी जूठन है वैसी राजनीति चल रही है ना। ये जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये वही 19th सेंचुरी, खासतौर से न्यूटन के समय का मैकेनिक जो मॉडल है, जैसे न्यूटोनियन मॉडल कहते हैं, या डेकार्टे के न्यूटोनियन, वो तो वही है ना कि पार्टी जो है वो जैसा चाहेगी प्रोपेगेंडा के द्वारा समाज को बदल देगी, स्टेट सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। उसमें से फिर कम्युनिस्टों का और सिद्धांत भारत में आ गया है, जो मोदी जी भी पालन कर रहे हैं, कि स्टेट का ये जिम्मा है कि वो समाज का सुधार करे। तो सब मतलब विज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है ना, क्योंकि आप स्टेट के ऑफिस बियरर हो गए, इसलिए आपको सारी सोसाइटी के बारे में कुछ डिवाइन ऐसा रिवोल्यूशन है, कुछ ऐसा दिव्य पता है कि इनकी ये बुराई है जो समाज नहीं जानता। इसलिए मोदी जी जो यूजीसी एक्ट लाए हैं, उससे पहले जो एससी एसटी एक्ट लाए हैं, वो इसी भावना से ना कि जो व्यापक समाज है, जिसे वो अनारक्षित समाज कह लो, रिजर्वेशन के बाहर का, वो मूर्ख है, वो नहीं जानता कि अन्याय क्या है न्याय क्या है। हम बताएंगे कि न्याय क्या है। तो ये 19th सेंचुरी, लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी जो साइंस की खोजें थी उसके आधार पर चल रहा है भारत की सारी राजनीति। तो अर्ली 19th सेंचुरी पर आधारित है, क्योंकि वो सोवियत संघ की नकल में है, कि नेता समझते हैं कि समाज अपना हित नहीं जानता, खासतौर से हिंदू समाज जो इतना विशाल, इतना अनुभवी है, जिसका इतना बड़ा इतिहास है, वो अपना हित नहीं जानता, हम उसका हित करेंगे, हम यूजीसी एक्ट लाएंगे, हम एससी एसटी एक्ट लाएंगे। मतलब विज्ञान विरोधी, अत्यंत अज्ञान से भरी हुई राजनीति चल रही है। तो ये तो फंडिंग करेंगे नहीं। रूस और अमेरिका आदि ने फंडिंग की थी, इसके बाद अब वो घबरा रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं यूरोप और अमेरिका में, वो सब तो यही कह रहे हैं ना, मार्क्स को रिजेक्ट कर दिया, जो भी अब तक हुआ था राजनीति में सबको रिजेक्ट कर दिया, मार्क्स वेबर कुछ भी। और वो कह रहे हैं कि हमारे देवता, पुराने जो देवता थे, हम उनकी साधना करेंगे, चेतना का जागरण करेंगे। तो जो वहां का शासक है, चर्च भी घबरा रहा है, और जो चर्च से निकल कर, चर्च से झगड़ करके एनलाइटेंड यूरोपियंस हैं, वो भी घबरा रहे हैं कि अब इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे स्ट्रक्चर बदलना होगा राज्य को। अब वो वहां तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि भारत में नहीं जा रहा है। उसके आगे राज्य को आपको वैसा बनाना होगा जैसे भारत के राजा होते थे, कि समाज की सब इकाइयां अपना अपना काम करें यूनिवर्सल नॉर्म्स के अनुसार, है ना, सत्य अहिंसा आदि के अनुसार, और उनकी अपनी मान्यता रहेगी विविध, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, कई प्रकार से। और उनके जो झगड़े होंगे वो यूनिवर्सल सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर निपटाए जाएंगे। कानून राजा नहीं बनाएगा। तो वो तो कोई भारत में ही नहीं हो रहा है, तो यूरोप तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि स्टेट का काम नहीं है कानून बनाना। तो ये जो साइंस का अगला चरण है वो स्टेट के वर्तमान स्ट्रक्चर को तोड़ देने वाला है, इतना वो जानते हैं, इसलिए वो उसको फंडिंग नहीं करेंगे। और फंडिंग के बिना आगे शोध कैसे हो, बहुत महंगा लगेगा ना। जहां तक आप पहुंच गए हैं उससे आगे जाना बहुत कठिन, उसके लिए बहुत रुपया भी चाहिए। आखिर ये जो डॉट पार्टिकल वाली प्रयोगशाला उन्होंने धरती के नीचे बनाई थी, जहां भगवान शंकर का नटराज वाला रूप को पूरा टांगा था, हाँ, तो उसमें लीगो जो उन्होंने बनाया है, पार्टिकल ऑसिलेटर जो बनाया है उन्होंने। वो तो कितना महंगा था, तो हम्म। उससे भी आगे और खोज करना कितना महंगा पड़ेगा। तो उसको स्टेट फंडिंग नहीं कर सकता। वो फंडिंग भी करेगा तो अपने किसी भौतिक लक्ष्य के लिए, कि इसके द्वारा हम मंगल पे चले जाएं, शुक्र पर, ग्रह कहीं भी और जा सकें तो चले जाएं, और उस पर कंट्रोल करें। तो अगर विज्ञान में आगे खोज करेंगे तो कंट्रोल की इच्छा ही करनी पड़ेगी। कंट्रोल क्यों करें? केवल एक आप बहुत ही मानवीय किस्म का रिप्रेजेंटेशन करें, कंट्रोल की इच्छा त्यागनी पड़ेगी।
सारे ही जो स्टेट हैं वो कंट्रोल की इच्छा वाले हैं, केवल हमारा कंट्रोल चले, लोगों का कोई कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहे, तो वो फंडिंग करेंगे ही नहीं। तो विज्ञान के अगले चरण की फंडिंग बंद है, इसलिए विज्ञान रुक गया। हम्म, ये इस इससे मुझे एक बात क्लिक की। मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ यही बात, लेकिन मैं थोड़ा रिफ्रेश करके उसे पूछ रहा हूँ कि फंडिंग रुक गई है तो उनका आगे जानने की वो शायद इच्छा तो शायद होगी, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। तो इच्छा नहीं वहां रुकी पर है, एक बात छटपटा आती है। रहे हैं। जी, क्या? इच्छा नहीं रुकी है, छटपटा रहे हैं, सारे वैज्ञानिक छटपटा रहे हैं। हाँ, चाह जी, रहे हैं कि कुछ मिले, लेकिन कहाँ से? हम्म। जी। तो वहाँ पर एक वो लाइन आती है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग यू मस्ट लर्न अबाउट द बेसिक्स। मतलब उसका चाहे कोई अर्थ निकले चाहे ना निकले, सिर्फ ब्रह्मांड को जानने के लिए तुम जानो और वही असली साइंटिस्ट, ऐसे कुछ बात आती है। लेकिन यही बात बहुत अच्छे से हमें उपनिषद में मिल जाती है, या जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो मिल जाती है कि इससे कुछ ऐसे बहुत पाने का कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है कि हम अपने जीवन को बहुत सरल बना लेंगे या कुछ ऐसे टूल्स बना लेंगे, मशीन्स बना लेंगे। अ, इसलिए कोई जानना नहीं चाहता ब्रह्मांड को, सिर्फ वो जानने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा वो इनबिल्ट है इंसान में, वो उसे लेकर जन्मा है। ये वाली चीज क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें आ गई, उसका पार्ट बन गई, तो वो सारी चीजें खराब हो गया एक तरीके से विज्ञान। तो क्या फंडिंग के बिना ये संभव नहीं है? क्योंकि अगर हम हमारे पुराने ऋषि महर्षियों को देखें तो उन्होंने भी तो जाना ही होगा। अब जैसे महर्षि कणाद की बात करें तो उन्होंने भी तो सूक्ष्म उस पर लेवल पर जाके अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा के अणु, परमाणु, उनके स्ट्रक्चर को देखा होगा, नहीं तो उन्होंने इतना कैसे एक्सप्लेन किया? तो उनके पास और अभी में वो जो डिफरेंस है, वो ये फंडिंग का डिफरेंस क्यों आ रहा है? हम इंडिविजुअल लेवल पर इन चीज़ों को जाकर क्यों नहीं जान पा रहे हैं अभी, जो मॉडर्न साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ते तो वो भी हैं, कहते तो वो भी हैं कि हम वेदांत पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ से हमें हाँ, कुछ-कुछ ये उत्तर मिले। तो उनको अब आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि अब फंडिंग की आवश्यकता हमें है? नहीं, फंडिंग की है। वो इस विषय में स्वयं भारत में बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने फैला दिया वो हमने मान लिया। ये मान लिया कि कणाद ने अपने ही बल पर देख ली। ये सब मूर्खतापूर्ण धारणा है। शासन से ये अवसर मिलता था कि जो इतने बड़े ऋषि मुनि, आखिर आप जो बड़े बड़े ऋषियों का पढ़िए तो उनके पास कितने वर्णन है कि वहां राजा गए, बड़े बड़े राजा गए और उन्होंने अपने वहां उनको ऐसा स्वागत किया कि जैसा राज्य में होता है, मतलब राजसी भोजन मिल गया, सोने चांदी के बर्तन, यानी बहुत धन था। राज्य विद्वानों को, दार्शनिकों को, या इन लोगों की भाषा में वैज्ञानिकों को बहुत धन देता था, इसलिए कि राज्य जानता था ना कि हमारा नहीं है, हमारी एक सीमित भूमिका है, बाहर से सुरक्षा और इनके आपस के झगड़े सुलझाना, और कोई स्टेट का काम ही नहीं है। तो उसका नहीं तो उसको यश नहीं मिलेगा। राज्य इसमें स्वतंत्र नहीं था, वो अगर नहीं करता तो लोग उसको राजा मानते ही नहीं, पूजनीय राजा नहीं मानते, दुष्ट राजा मानते। तो भारत की संरचना ही ऐसी थी कि बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, विद्वानों को भी भरपूर साधन मिलते थे। उसी से ये दर्शन विकसित हुआ है। ये मानना कि अकेले शरीर से, ये क्रिश्चियन पादरियों की नकल में अंग्रेजों ने चलाया और अब भारत के सारे धर्म वाले माने। अब बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, खूब बड़ा मठ है, ऐश्वर्य है, कोई भी मत ले लीजिए, शंकराचार्य कोई भी, उनके पास विपुल धन है। अभी अभी की तुलना में धन है, पर्याप्त नहीं है लेकिन है। और जितने मठाधीश हैं सबके पास धन है, और बात यही करेंगे कि नहीं, धन की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो ही आगे शोध के लिए, तो धनकनाथ को भी ज्ञान तभी मिला जब उनको वो स्पेस मिला, यानी रिसोर्सेज मिले। शंकराचार्य का देख लें, अगर ये साधन नहीं होते कि जगह जगह विद्या के केंद्र हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं और सब जगह विद्या का सम्मान होगा, तो केवल घूमने से उनकी प्रभुता चल जाती क्या? आज की स्थिति में कोई शंकराचार्य जैसा विद्वान भी उसको अगला मान के ही नहीं देगा। यहाँ तो ये हाल है कि आप जो है उसको अगला इसलिए नहीं मानेगा कि इसका महत्व न बढ़ जाए। ये चित्त दशा है ना। जी, शंकराचार्य ही नहीं, शंकराचार्य आज फिर आ जाए तो उनको अगला, एक तो झूठा बहस चलाते हैं, झूठी कोई वो करके कह देंगे तुम हार गए हम जीत गए, ऐसे तक चलता है। कोई ज्ञान का पिपासु ही नहीं है। धर्म के क्षेत्र में कहीं आपने सुना है कि विनम्रता से दो अलग अलग संप्रदाय के आचार्य मिलके मनन करते हो? कुछ नहीं, सब अपना बता रहे, हम ही श्रेष्ठ है, हमारा मत श्रेष्ठ है, अद्वैत श्रेष्ठ है, द्वैत श्रेष्ठ है, विशिष्टाद्वैत श्रेष्ठ, अहंकार अहंकार। तो शंकराचार्य भी आज आ जाएं तो वो बदनाम हो जाएंगे, या उनको कह देंगे अरे ऐसा मंडी है, कुछ नहीं जानता। तो आज की स्थिति अलग है ना।
इसका मतलब कि वो परिवेश था, वो परिवेश केवल व्यक्तियों के शरीर से नहीं आया है। ये सब जो मूर्खतापूर्ण हिंदू धारणा आ गई है ना, हिंदू समाज संसार का सबसे ऐश्वर्यशाली समाज था, एक तो ये भूल गए हैं। उस ऐश्वर्यशाली समाज का अर्थ है कि केवल व्यापारियों के पास नहीं, किसान के पास, शिल्पियों के पास और बड़े बड़े विद्वानों के पास भी धन होता था। दरिद्रता का जो समय आया उसमें जब चल गया कि गरीब ब्राह्मण, तो अब लोगों ने समझ लिया कि सदैव गरीब ब्राह्मण। अरे जब देखो तब राजा सोने की सींग मढ़ी हुई गाय दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, तो गरीब ब्राह्मण कैसे रहेगा? तो ब्राह्मणों के पास भी बहुत ज्यादा धन था, क्षत्रियों के पास तो राज्य थे ही, वैश्यों के पास प्रचुर धन था, शिल्पियों जिन्हें शूद्र कहते हैं उनके पास भी बहुत धन था। तो जो हमारे बड़े बड़े गुरु थे, गुरुकुल चलाते थे, दार्शनिक थे, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे गौड़पाद हों, चाहे और जो भी हैं, उनके पास भी बहुत धन था, बहुत साधन थे। साधन और समाज की व्यवस्था जब ऐसी होगी कि ज्ञान की पिपासा का सम्मान होगा, तब वो दर्शन निकलते हैं, है ना? इसलिए केवल शरीर से कणाद ने किया था, ये सब भ्रांति है। अगर स्पेस ही नहीं होता तो कभी भी ये सब नहीं हो पाता, है ना? तो इसलिए बहुत सी बातें फैला दी गई हैं अकेले शरीर से। अरे आज तो ये हाल है कि अगर कोई, मान लो तुम या तुम्हारी आयु का कोई लड़का बिल्कुल सच्ची जिज्ञासा से भी कहीं साधना भी करना चाहे, इन सब विषयों को जानना चाहे, तो उसको कौन सी जगह मिलेगी सिवाय माता पिता की? बाहर तो मठ वाला कहेगा आजा हमारे चेला बन जा, हमारे संप्रदाय का प्रचार कर, गुरु जी की जय बोल, ये बोल, जो पहले से उनका तैयार रेडीमेड माल है, कुछ भी। चाहे वो अहम ब्रह्मास्मि हो, वो रेडीमेड माल की तरह है, तुमने अपने भीतर से विकसित किया है, इसका मौका नहीं देंगे। मैं बता रहा हूं तो बोल अहम ब्रह्मास्मि, है ना? तो वो तो गुलाम बनाना हुआ ना। जब ज्ञानी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो ये वो ज्ञान से कह रहे हैं, वो महावाक्य है। लेकिन जब वो अगले वो कहते हैं तुझे इसीलिए हम यहाँ चेला बना रहे हैं कि तू ये बोल, तो वो तो उसका गुलाम हुआ। तो सार ये है कि ऐश्वर्य, फंडिंग, साधन सदा आवश्यक है आगे की खोज के लिए। वर्तमान में भी ये शासन, यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि विचित्र सा शासन है, ये पार्टियां अजीब सी, सारी पार्टियां विचित्र हो गई, लेकिन इनसे भिन्न कोई चिंतन करने वाले लोगों को कोई फंडिंग नहीं करता। जिनके पास साधन है वो भी उन्हीं को फंडिंग करते हैं जो पहले से बने मठ हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी उसी तरह की चलाते हैं जो अंग्रेजों की नकल में ही कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार ने चला रखी। ऐसे फंसे हुए हैं। तो इस फंसावट से निकलने के लिए भी साधन चाहिए। भारत क्यों नहीं निकल पा रहा, पहले ये सोच लीजिए ना। अमेरिका और यूरोप की छोड़िए, वैज्ञानिकों की छोड़िए, भारत में दर्शन के क्षेत्र में नए दार्शनिक क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं? रिसोर्सेज नहीं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। आपको दिया नहीं जाएगा संसाधन, आप अकेले में, वो ठीक है, केवल मोक्ष के लिए साधना करना चाहो, आत्मा को जान लो, ठीक, लेकिन संसार के विषय में कोई महान ज्ञान दो। अंत में अहम ब्रह्मास्मि भी एक तो आत्मा के अनुभूति के स्तर पर है, लेकिन जब दूसरों को उपदेश दे रहे हैं तो वो बाहर भी तो उसका प्रसार है। उसके लिए वैसे शिष्य मंडली मिलना भी तो वैसे वातावरण से संभव है। आज वैसे शिष्य होंगे भी तो कुछ आचार्य के पास मिलेंगे ही नहीं, वातावरण ही नहीं, और आचार्य को भी फुर्सत नहीं है कैसे शिष्यों को देखे। तो हर विषय में रिसोर्सेस का अपना महत्व है, फंडिंग का अपना महत्व है। वैज्ञानिक ही नहीं, अध्यात्म, दर्शन, इन सब का संसार में प्रसार के लिए संसाधन चाहिए। केवल अकेले आपको जान लेना है, इसके लिए संसाधन नहीं चाहिए। पर मान लीजिए आपने जान लिया तो आप मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाएंगे, है ना? जैसे गुड़ की डली है, वो गई जो गुड़ का समुद्र है उसमें मिल गई, वो तो खत्म। लेकिन इस संसार में वो ज्ञान फैले, इसके लिए यहाँ भी रिसोर्सेस चाहिए ना। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए भी संसाधन चाहिए, वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए भी रिसोर्सेस चाहिए, फंडिंग चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि ये प्रश्न मैं पहले पूछ चुका था, ये रिफ्रेश करके पूछा, आपको याद हो तो, जब मैंने याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी का वो जो संवाद पढ़ा था, उसमें भी मेरे को यही डाउट आया कि वो कौन सी संपत्ति है जो वो देना चाह रहे हैं, उनके, वो तो ऋषि हैं, उनके पास क्या है ऐसा। और आगे जाके फिर वो जब जनक जी उन्हें 100 गाय भी देते हैं तो भी डाउट आता है कि महर्षि को 100 गायों की क्या आवश्यकता। लेकिन हाँ, ये जो आपने जी, अगर ये सब व्यर्थ है तो कुछ जरूरत ही नहीं है। तो क्या जनक मूर्ख थे कि याज्ञवल्क्य लोभी थे? या तो ये तय करो, अगर याज्ञवल्क्य लोभी थे तो वो ऋषि काहे के हुए? तो इसका मतलब जो हमारे बड़े ऋषियों मुनियों के बारे में जो प्रचार है वो एकांगी है, उनमें यह सामर्थ्य थी कि कुछ भी छोड़ दें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो 24 घंटे छोड़े रहते थे, है ना?
ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं, है ना? तो ये जानना चाहिए। जी, 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 जी। एक और वो जो प्रश्न था वो थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, तो उसे अपन किसी और में ले लेते हैं। वो स्पिनोज़ा और शोपेनहावर से रिलेटेड था, वो विल आगे के कर लेना, ऊपर। अगली हाँ, चर्चा उसे में लेना। हाँ, जी, उसे अगली चर्चा में ले लेते हैं। जी, हाँ, हाँ, उसको विस्तार जी, से समझाना पड़ेगा। हाँ, जी, जी, अगली ले लो, ज़रूर जी। अगली कड़ी ले लो। जी, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। तो जी, रियलिटी जो है, रियलिटी सापेक्ष होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, रियलिटी का कोई एक तल नहीं है ना? और रियलिटी की का आपको परसेप्शन भी आपकी चेतना के स्तर के अनुरूप होता है। ठीक, ये हुआ एक। दूसरा, जी, विज्ञान इतना आगे बढ़ के यूरोप का साइंस क्यों रुक गया? क्योंकि स्टेट फंडिंग नहीं कर रही है। स्टेट फंडिंग इसलिए नहीं हो रही है कि स्टेट के सारे ही स्ट्रक्चर जो भी उनके बने हैं वो 19th सेंचुरी साइंस के मान्यताओं के आधार पर मैकेनिकल जो एक आइडिया था ना यूनिवर्स के बारे में, उसके आधार पर बने। तो इसलिए वो अपने को बिखेरना नहीं चाहते, वो भी तो एक साधना होगी ना। तो कोई शासक इस समय इस स्तर का नहीं है कि वो चाहे कि अरे राज्य चला जाए तो चला जाए, या राज्य में केवल हमारा नियंत्रण न रहे, औरों का भी नियंत्रण हो, वैज्ञानिकों का भी नियंत्रण हो, वो सुझाव देंगे। नहीं नहीं, वो तो कम्युनिस्ट राज्य तो खैर तैयार ही नहीं होंगे। और संसार का कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो आज मार्क्स को मूर्ख न मानता हो, एकदम उल्लू मानते हैं। संसार के सभी नए वैज्ञानिक मार्क्स को बहुत ही बेवकूफ मानते हैं, उल्लू। लेकिन राजनेताओं में बड़े, यहाँ तो मोदी जी भी कम्युनिज्म की भाषा बोलते हैं। तो ये जो है, शासकों की बुद्धि 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक सिद्धांतों में ठहर गई है, तमस है। उससे आगे उनकी हिम्मत नहीं है सोचने की, उसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत बड़ा त्याग चाहिए। भारत में सबसे पहले इसकी पहल हो सकती थी, तो भारत तो अभी और अंधेरे में है। आधुनिक यूरोप की तुलना में आधुनिक भारत उनका शिष्य भी होने लायक नहीं है। और तमस का यह हाल है कि रोज अपने को विश्वगुरु ही कहते हैं। अरे आप तो उनके चेले पहले बन जाओ। तो ये अभी बहुत कठिन है। ठीक है, जी, तो आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे जयराज के साथ, दार्शनिक प्रश्नों के साथ, और जो विज्ञान से भी जुड़े होंगे। ठीक है, धर्म की जय हो, जय हो। अधर्म का अदम का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में प्राणियों सद्भावना में हो, सद्भावना हो, विश्व विश्व का विश्व कल्याण हो। का कल्याण हो। नमः नमः पार्वती पार्वती पतये, हर 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 महादेव। महादेव।